हेलो बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो शुरू हो गए। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वेज इन विच and different objects can be given to n persons. One object to each will be equals to n फैक्टोरियल। मतलब अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको n लोगों में ही बांटना है तो हम इसको ऐसे मॉडल कर सकते हैं कि हमने P1, P2, P3, %1, %2, %3, %n इनको एक रो में बिठा दिया। अब सबको हमें एक एक ऑब्जेक्ट देना है। एक तरीका बोलने का तो ये हो गया कि हमने क्या किया, इनके सामने एक एक ऑब्जेक्ट रख दिया ON ऐसे करके, फिर ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करा दिया। तो एवरी परमुटेशन, मतलब ये वाला जो परमुटेशन है इसका इंटरप्रिटेशन हम क्या निकालेंगे कि जो O1 ऑब्जेक्ट है वो P1 पर्सन को गया, O2 P2 को गया, O3 P3 को गया एंड सो ऑन। तो इनको परम्यूट कर दिया। तो जितने तरीके से परमुटेशन हो सकता है एग्जैक्टली उतने ही तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, उसको इसी को बोलेंगे। दूसरा तरीका ये है कि n पर्सन्स बैठे हुए हैं और हमारे हाथ में n ऑब्जेक्ट्स है, तो हम पहले पर्सन के पास गए, उसको n में से एक ऑब्जेक्ट दे दिया। तो कितने तरीके हो गए उसको ऑब्जेक्ट देने का? n तरीका। n में से कोई भी दे दिया सारी n ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। फिर हम दूसरे पर्सन के पास गए, उसको भी n में से कोई भी दे दिया। n में से नहीं, एक ऑब्जेक्ट तो पहले चला गया, उसके सेकंड पर्सन के पास कितने ऑप्शन बचे? n-1, तो उसको n-1 तरीके से ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। फिर तीसरे के पास गए तो n-2 तरीके से ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, जब दूसरे के पास n-1 तरीके से दे सकते हैं तो कुछ बच्चों को दिमाग में ये आता है कि यार इसको फिर एक तरह की ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कौन सी ऑब्जेक्ट देना चाहते हो? मान लीजिए बोलोगे सेकेंड पर्सन को सारी ऑब्जेक्ट पॉसिबल जितनी भी मिल सकती है मिल जाएंगी अपने आप, इवन इफ वी आर राइटिंग n-1। क्योंकि जब हमने फर्स्ट पर्सन को n तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट दिया तो एक ऑब्जेक्ट कम हो गया। अब वो कौन सा ऑब्जेक्ट कम हो गया? सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे कि पहले वाले को O1 दिया तो सेकंड पर्सन के पास O2 से लेके ON तक सब अवेलेबल है, कोई भी ले सकता है। ये ठीक है। अगर मान लिया हमने पहले वाले को O2 दिया तो सेकंड वाले को O1 भी मिल सकता है। तो जो सेकंड पर्सन है उसके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसको कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो पहले को n तरीके से, दूसरे को n-1, तीसरे को n-2 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते n पर्सन तक n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, ऐसे करके आंसर कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल। ये तो पहला चीज़ हो गया कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, n ही पर्सन से बराबर है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ पर्सन इक्वल हैं और हर बंदे को एक एक ऑब्जेक्ट ही देना है। तो दिस इज ए ईजी क्वेश्चन। ठीक है। सेकेंड आ गया, if n different objects are to be given to m persons, then number of ways, ये ठीक है, one person can be given any number of objects will be equals to, इस बार क्या होगा कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और पर्सन्स m है, ठीक है।
और इस बार ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सबको एक एक देना है, ठीक है। इस बार क्या है कि किसी को भी कितना ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को ना, एन और एम में से बेसिकली आंसर जो आएगा वो आएगा m⁻n, ठीक है। तो बंदों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्या करना है, मतलब m⁻n करना है, n⁻m करना है। तो पहले मैं उसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि आंसर कहाँ से आया। हमने जो n पर्सन्स हैं जी, ठीक है, सॉरी m पर्सन्स हैं, तो m पर्सन्स को हमने एक रो में बिठा दिया। देन आई विल हैव n ऑब्जेक्ट्स इन माई हैंड, ठीक है। ज़रूरी क्या है कि हर ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आई विल पिक फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, तो उसको देने का m तरीका हो गया। आई कैन गिव टू एनी वन ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। तो m तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अच्छा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड सेकंड करना है, एंड थर्ड करना है, ऐसे बोलेंगे। ऑफ कोर्स ये तो नहीं बोलेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर सेकंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोनों के बीच में ऑप्शन थोड़ा है कि ये कर दो भले ही ये कर दो। वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज सेकंड एज वेल एज थर्ड एज वेल एज नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा। तो इसलिए जो नंबर ऑफ केसेस है वो मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो फिर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो जाएगा, m तरीका, किसी भी पर्सन को दे दिया। अब हमने क्या किया, सेकंड ऑब्जेक्ट उठाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका हो जाएगा, वापस m तरीका। पहला ऑब्जेक्ट किसके पास गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बंदे के पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का फिर m तरीका, फिर m इंटू m, कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, n, तो n टाइम्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, m⁻n। और अगर हम रटने की कोशिश करें तो पर्सन रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितनी बार टर्म लिखा जाएगा, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए पावर में कितना आएगा, ऑब्जेक्ट्स आएगा। ये हो गया हमारा सेकंड वाला केस, ठीक है। थर्ड केस क्या है, इफ n different objects are to be given to m person, ये ठीक है, m is greater than n, मतलब इस बार नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हैं, ऑब्जेक्ट्स कम हैं। such that no one gets more than one object will be equals to, ठीक है। मतलब ये ऐसे हो गया कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है और मान लिया 8 पर्सन्स है, ठीक है। तो इनमें से क्या है, 5 पर्सन्स जो हैं will get 1 object each and 3 persons will get 0 object, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम है, पर्सन्स ज़्यादा हैं। तो कितना होगा कि m ज़्यादा है, n छोटा है।
तो m में से n बंदों को तो एक एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। तो m में से कौन से n बंदों को मिलेगा ये, ठीक है, मतलब 8 में से कौन से 5 बंदे हैं जिनको एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 में से उन 5 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, फिर उन 5 लोगों को ये 5 ऑब्जेक्ट बांट दिया। कैसे बांट दिया, ऐसे, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बराबर है नंबर ऑफ पर्सन्स के तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया, जो रह गए उनको कुछ नहीं मिला। तो इसमें हमने क्या किया कि m में से m ज़्यादा है n से, n पर्सन्स को सेलेक्ट किया जिनको हमें एक एक ऑब्जेक्ट देना है, फिर उनको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया, n फैक्टोरियल। तो यही आंसर आ गया। और यहाँ आंसर ये है। ठीक है, फोर्थ, अगर मान लिया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स कम हैं, और अगर हम ये कंडीशन इम्पोज कर दें कि हर बंदे को कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो फिर क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर वो इतना इजी नहीं बचा। और इसको हम एक तो ग्रुपिंग से कर सकते हैं, तो ग्रुपिंग तो अभी पढ़ाया जाएगा आगे चल के। अगर नंबर आसपास है, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर बिल्कुल आसपास ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम उसको ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ एक रेडीमेड फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला कहाँ से आया वो बिल्कुल लास्ट में जाके पढ़ाएंगे, बट अभी तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो इफ़ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among m persons, ठीक है, इस बार n ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, पर्सन्स कम है, सच दैट ईच गेट्स एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट will be equals to वो हो जाएगा m रेज़्ड टू पावर n माइनस ये चलता जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो आगे चल के पढ़ाया जाएगा, अभी तो फॉर द टाइम बीइंग वी कैन जस्ट मेमोराइज इट। ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। जैसे m-3 आ रहा है, m-4 आ रहा है, m-5, तो m-m आएगा, वो तो 0 हो जाएगा, तो उससे पहले वाले टर्म तक ही रहेगा फॉर्मूला, उसका एक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ये बोले ना कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है और 5 लोगों को बांटना है, सब बंदों को एक एक ऑब्जेक्ट देना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले बोलेंगे सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं फिर बची हुई ऑब्जेक्ट बांट देते हैं। ऐसे करने से आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? बेसिकली जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसमें ऑर्डर आ जाता है, अगर पॉसिबल है तो उसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर अपने आप काउंट होता है। तो अगर मान लिया मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है और मैंने 5 पर्सन्स को बांटा और हमारे पास ये कंडीशन है कि हर बंदे को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए कम से कम, तो हम बोलेंगे पहले ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर लें, सबको पहले एक एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं।
तो उससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2 राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास मान लिया पहले राउंड में जब सबको एक एक मिल रहा है, तो मान लिया ऑब्जेक्ट O1 आया, और दूसरे राउंड में जब बची हुई ऑब्जेक्ट बट रही थी तब मान लिया ऑब्जेक्ट O2 आया। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो 2 O1 O2 ऑब्जेक्ट आया वो बेसिकली 2 बार काउंट हो जाएगा। एक बार तो वो O1 O2 की तरह काउंट हो जाएगा कि मतलब पहले वाले राउंड में उसको O1 मिला, दूसरे राउंड में उसको O2 मिला। और दूसरी बार ऐसा भी हो सकता है कि जब पहले राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तभी उसको O2 मिल गया और दूसरे राउंड में उसको O1 मिल गया। तो मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों सेपरेट केसेस की तरह काउंट हो जाएगा, तो फिर आंसर ज़्यादा आएगा, ठीक है। सबको एक एक ऑब्जेक्ट देते हैं, ऐसा हम लाइक ऑब्जेक्ट्स में तो कर सकते हैं। जब सारी ऑब्जेक्ट एक जैसी हैं तब हम बोलेंगे 20 ऑब्जेक्ट देना है हमें 5-8 लोगों को, एंड एवरीवन शुड गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो उस वाले केस में तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर बचे हुए बांट दिए। बट अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए इतना बड़ा फॉर्मूला है। वो तो हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर ये इतना इजी होता है कि हम सबको पहले एक एक दे दें फिर बाकी बांट दें, तो ये इतना लंबा फॉर्मूला क्यों लिखाते हैं। तो note that we cannot solve this question like first give one object to each, then distribute rest, as it will give as in this case over counting will be done। ठीक है, तो इसलिए यही तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइक ऑब्जेक्ट्स। Question 1. Find number of ways of distributing 7 different fruits among 7 persons such that first part giving one fruit to each। 7 फ्रूट्स हैं और उसे हमें 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, सारे फ्रूट्स डिफरेंट हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, तो कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये, ठीक है। अगर सबको एक एक देना है तो फिर सिंपली 7 फैक्टोरियल, यही आंसर हो जाएगा कि सबको हमने बिठा दिया, उनके सामने एक एक फ्रूट रख दिया और फ्रूट को परम्यूट कर दिया, तो एवरी परम्यूटेशन विल लीड टू 1 वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया।
1 person may get any number of fruits। ये ठीक है। तो अगर एक पर्सन कितने भी फ्रूट ले सकता है, तो फिर हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रूट को उठाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का 7 तरीका, फिर दूसरे को उठाया, फिर 7 तरीका। तो इस वाले केस में आंसर कितना आ जाएगा, 7⁻7। ठीक है। थर्ड विल बी exactly 1 person gets no fruit। तो देखो अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि एक बंदे को हटा दिया फिर बाकी बंदों को बांट दिया 6⁻7 की तरह, तो वो गलत है। इसने बोला कि एग्जैक्टली 1 person गेट्स नो फ्रूट। इसका मतलब क्या है कि 7 में से एग्जैक्टली एक बंदे को कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि इसमें दो कंडीशन ऑलरेडी इम्बेडेड है। ये ठीक है, 2 कंडीशन ऑलरेडी इसी के अंदर लिखा हुआ है कि एक तो एक पर्सन को कुछ ना मिले, वेल एंड गुड, बट इसके अंदर फिर ये भी कंडीशन है कि बाकी 6 पर्सन्स को डेफिनेटली मिलना चाहिए। वी हैव टू इंश्योर इट कि ऐसा ना हो कि और कोई बंदा भी खाली रह जाए। ठीक है। तो अगर 7 फ्रूट्स हैं, 7 पर्सन्स हैं, एक पर्सन को हमने कुछ नहीं दिया, तो एक फ्रूट एक्स्ट्रा बच गया, तो वो फ्रूट किसी और दूसरे बंदे को मिल जाएगा। ठीक है। तो हम बेसिकली इसको ऐसे करेंगे कि एक बंदे को 0 मिलेगा, एक पर्सन को 2 फ्रूट्स मिलेगा और बाकी सबको 1 1 1 1 1, बाकी 4 लोगों को बाकी 5 लोगों को 1 1 मिलेगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक पर्सन को 0, एक को 2 और बाकी सबको 1 1 1। तो हमने ऐसे ही करना चालू किया। पहले एक पर्सन को 0, तो किसको 0 मिला उसको हमने सेलेक्ट किया 7C1। यहाँ पे मान लिया एक पर्सन रवि सेलेक्ट हो गया, तो हमने उसको भगा दिया कि उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं देना। ठीक है। अब ये हो गया, कितने लोग बच गए रूम के अंदर, 6 लोग। उन 6 में से ये बंदा स्पेशल है, इसको हमें 2 ऑब्जेक्ट देना है, तो अब हमने इसको सेलेक्ट किया। तो 6C1 तरीके से हमने इस बंदे को सेलेक्ट किया जिसको हमें 2 ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है। अब मान लिया राजू को देना है, तो राजू आ गया। ये ठीक है, मतलब जो भी 6 लोग हैं सबको बारी बारी से, सबकी बारी आ जाएगी इसमें। ये ठीक है, इसमें राजू भी आ सकता है, रामू भी आ सकता है, रमेश भी आ सकता है, सब आ सकते हैं। तो मान लिया 6C1 से तरीके से एक बंदा सेलेक्ट हो गया जिसको हमें 2 ऑब्जेक्ट देना है। ये ठीक है, या फिर 2 फ्रूट्स देना है। अब वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया, अब वो बोलेगा कि 2 भाई मेरे को। तो अब मेरे पास उसको 2 फ्रूट्स देने के भी बहुत सारे तरीके, क्योंकि फ्रूट्स तो हमारे पास 7 हैं, तो कौन से 2 दें उसको। इसलिए अब हमने क्या किया, 7 में से 2 फ्रूट्स सेलेक्ट किए। ठीक है। मान लिया यहाँ पे एप्पल एंड बनाना सेलेक्ट हो गया, वो हमने उसको दे दिया। अब जब 2 फ्रूट हमने सेलेक्ट कर लिए तो उसको देने का एक ही तरीका होगा। ये ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तक करने से क्या हो गया, हमारा इतना डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया कि एक बंदे को तो हमने रूम से बाहर भगा दिया, उसको तो कुछ नहीं मिला। एक बंदे को 2 ऑब्जेक्ट मिल गया या 2 फ्रूट्स मिल गया। अब क्या बच गया, अब हमारे पास 5 तो पर्सन्स हैं और 5 ही फ्रूट बचे हैं, सबको एक एक देना है। तो जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखाया था उसमें जो सबसे पहले वाला फॉर्मूला था उसमें यह था कि अगर बराबर बराबर हो तो फैक्टोरियल यूज़ करते हैं। तो 5 फ्रूट 5 लोगों को बांटने का ये तरीका हो गया 5 फैक्टोरियल। यही आंसर हो गया। ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना, मतलब सिंप्लीफाई करना चाहो तो 7/6/2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3। 7, 6 और 5 फैक्टोरियल विल बी बेसिकली 7 फैक्टोरियल। ये हो गया। ठीक है। 4th हो गया एग्जैक्टली 2 persons गेट नो फ्रूट। ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हमने बड़ा कर दिया कि अब उसने क्या बोला कि एग्जैक्टली 2 लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए।
तो वापस बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि 2 लोगों को तो कुछ नहीं दिया, बट इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें ये भी इंश्योर करना है कि बाकी 5 को मिलना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि उन 5 में से भी कुछ बच्चे रह जाएं, कुछ बंदे रह जाएं। डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे ही काउंट कर सकते हैं कि अगर 2 बंदों को कुछ नहीं दिया, 2 पर्सन्स को कुछ नहीं मिला, तो उनके 2 फ्रूट्स बच गए। अब वो जो 2 फ्रूट्स हैं वो या तो हम एक ही पर्सन को दे दें, ठीक है, तो उसके पास 3 आ जाएंगे, बाकी सबके पास एक 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 आ जाएगा, या फिर वो हम एक एक करके दे दें 2 लोगों को। तो मतलब इस बार क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो 2 लोगों को तो खैर 0-0 मिल ही गया, इनके जो 2 फ्रूट मिले बचे वो एक ही पर्सन को दे दिया, तो उसके पास 3 हो गया और बाकी 1-1-1-1, ठीक है, तो 7 फ्रूट्स हो गए। या फिर और 2 लोगों को 0-0, क्योंकि 2 को तो कुछ देना ही नहीं है, ये बोलना है, और जो 2 इनके फ्रूट्स बचे वो भी एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 2-2, फिर 1-1-1, या फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे। या फिर का मतलब क्या है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो तो भी चलेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो तो भी चलेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर ऑप्शन है तो हम ऐड करेंगे। तो ये तो आ गया, इसलिए प्लस। ठीक है, अब नंबर ऑफ केसेस काउंट कर सकते हैं, मतलब इसी की तरह कर सकते हैं। ये 2 पर्सन्स हैं जिनको कुछ नहीं देना, तो हमने इनको 7 में से 2 लोगों को सेलेक्ट किया, उनको हटा दिया, तो 7C2 से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेज जिसमें 2 पर्सन्स को कुछ नहीं देना। तो अब रूम के अंदर कितने लोग बच गए, 5। उन 5 में से एक पर्सन को 3 ऑब्जेक्ट्स देना है, 3 फ्रूट्स देना है, तो किसको दें, इसलिए हमने क्या किया, 5C1 से एक पर्सन को सेलेक्ट किया, एक पर्सन आ गया हमारे पास, इस पर्सन को हमें 3 फ्रूट्स देने हैं। तो क्वेश्चन फिर उठेगा जैसे यहाँ पे उठा था, कौन से 3 फ्रूट्स, तो हमने 7 में से 3 फ्रूट सेलेक्ट किए, उसको दे दिए, ठीक है। तो यहाँ तक इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। 2 पर्सन्स को रूम से भगा दिया जिनको कुछ नहीं देना, एक पर्सन को हमने पहले सेलेक्ट किया जिसको 3 फ्रूट देना है, ठीक है, फिर उसको हमने 3 फ्रूट दे भी दिए, तो इस तरीके से 3 फ्रूट्स दे दिए। अब क्या बचा, अब सब कुछ बैलेंस हो गया। नाउ 4 पर्सन्स आर लेफ्ट एंड 4 फ्रूट्स आर लेफ्ट, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 4 लोगों में 4 चीज़ें बांटने का नंबर ऑफ तरीका 4 फैक्टोरियल। इसके नंबर ऑफ वेज तो ये हो गए, ठीक है। अब इधर आते हैं, 2 पर्सन्स को कुछ नहीं दिया, तो कौन से 2 बंदे, 7C2, ये तो रूम से ही बाहर, ठीक है। अब जो अगले 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, उनको 2-2 ऑब्जेक्ट देना है, तो ये कौन से 2 पर्सन्स, तो एक तो देखो यहाँ पे कैच है कि 7C2 से जब 2 लोग बाहर चले गए तो 5 लोग बचे, 5 लोग बचे, उन 5 में से 2 लोगों को 2-2 ऑब्जेक्ट देना है, तो कौन से 2, उनको हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे, 5C2। 5C2 तरीके से हमने उन 2 पर्सन्स को सेलेक्ट कर लिया जिनको हमें 2-2 ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे 2 पर्सन सेलेक्ट हो गए, मान लिया रमेश एंड राजू, जिनको हमें 2-2 ऑब्जेक्ट देना है,
इस वाले केस में 7C2 तरीके से वापस हमने क्या किया कि उन दो लोगों को सेलेक्ट किया जिसको कुछ भी नहीं देना, ये दो लोग चले गए वो। फिर 5C2 तरीके से हमने क्या किया, उन दो लोगों को सेलेक्ट किया जिनको दो दो ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे दो लोग आ गए, एक मान लिया रामू आ गया, एक मान लिया राजू आ गया। ठीक है, अब इसको भी हमें दो ऑब्जेक्ट देना है, इसको भी दो ऑब्जेक्ट देना है। तो फिर हमने इसको बुलाया और 7 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 2 फ्रूट्स सेलेक्ट किया, मतलब वो इसको दे दिया। अब कितने फ्रूट्स बचे? 5। फिर हमने 5 में से 2 फ्रूट्स सेलेक्ट किए, वो इसको दे दिया। तो ऐसा करने से हमारे यहाँ तक का सब कुछ बैलेंस हो गया। नाउ वी हैव 3 पर्सन्स एंड 3 फ्रूट्स, सबको एक एक फ्रूट देना है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ पर्सन्स बराबर हो तो 3 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, पहले 7C2 से हमने क्या किया, उन दो लोगों को सेलेक्ट किया जिसको कुछ नहीं देना, ये वाले दो लोग। अगले 5C2 से क्या किया, जो रूम के अंदर 5 लोग बच गए हैं उनमें से उन दो लोगों को सेलेक्ट किया जिनको हमें दो दो ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद अगले 5C2 से, सॉरी ये वाले 5C2 से, फिर इस 7C2 से क्या किया कि वो जो दो लोग आ गए हमारे पास जिनको हमें दो दो ऑब्जेक्ट्स देना है, उसको हमने पहले पर्सन को 2 ऑब्जेक्ट दे दिया, 7 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, दे दिया। तो ये वाला चीज़ फुलफिल हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पर्सन जो बचा उसमें 5 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसको दे दिया, ये फुलफिल हो गया। अब 3 लोग बच गए और 3 ही ऑब्जेक्ट बच गया, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका हो गया, 3 फैक्टोरियल, हैंस दिस। ठीक है, 5th, at least 1 object is to be distributed, that is all objects need not to be distributed। मतलब अब हमने क्वेश्चन क्या कर दिया कि जो हमारे पास, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, फ्रूट्स है यहाँ पे, कि सारे फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट हों ये जरूरी नहीं है, बस कम से कम एक फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करें? एक तो देखो हम इसको ऐसे कर, अच्छा फ्रूट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसका कोई मतलब किसको कितना मिलना चाहिए कुछ भी नहीं बोला। उसका मतलब क्या है कि अ पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो इसको देखो हम एक तो एटलीस्ट को हमने शुरू में बोला था एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं। एक तो हम वैसे कर सकते हैं कि हम बोले कि एग्जैक्टली 1 फ्रूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और एग्जैक्टली 2 आर डिस्ट्रीब्यूटेड और एग्जैक्टली 3 आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे करके और एग्जैक्टली 7 आर डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो उससे आंसर क्या आएगा, मतलब एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 मतलब फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और एग्जैक्टली 3 और एग्जैक्टली ऐसे लास्ट में एग्जैक्टली 7 आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो देखो जब भी हम पीएनसी का क्वेश्चन करते हैं तो जब भी हम इस तरह के टर्म्स लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आई शुड फॉर्म ए सीक्वेंस। ये ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे काउंट कर रहे हैं, और फिर हर स्टेप के लिए आई एम सपोज टू राइट कि इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने एग्जैक्टली 1, वो कोई 7 फैक्टोरियल लिख देगा, कोई 1 फैक्टोरियल लिख देगा, कोई 7C1 लिख के छोड़ देगा। तुम ये सोचो कि ना हमने क्या किया। पीएनसी इज़ ए टफ चैप्टर, नो डाउट अबाउट इट, एंड मैंने ये शुरू में बोला भी होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें बिल्कुल मास्टरी करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट विल रिक्वायर हेल लॉट ऑफ टाइम। बट अगेन दैट डज नॉट मीन कि हम चैप्टर ही छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि जेई में आई कैन ईजिली से 70-80% ऑफ द टाइम पीएनसी वाला क्वेश्चन ईजी होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे इससे डरते हैं। ठीक है,
तो हमें एक मिनिमम लेवल तक तो पीएनसी समझ में आनी चाहिए, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, और वो मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आने की ज़रूरत नहीं है, बट एक मिनिमम लेवल तक तो हमें समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। उसके लिए कम से कम जैसे बोलते हैं बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमें कम से कम ये तो पता ही हो कि एनसीआर कब यूज़ करते हैं और आर फैक्टोरियल कब यूज़ करते हैं, ठीक है। एनसीआर मतलब सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है और फैक्टोरियल अरेंजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो जैसे हमने बोला ना कि एग्जैक्टली वन फ्रूट बांटा, तो मेरे को ये समझना चाहिए कौन सा फ्रूट कैसे बांटेंगे, इस तरह की चीज़ें मेरे को दिमाग में सोचना चाहिए, तब वी विल फॉर्म चेन ऑफ इवेंट्स कि पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, इस तरह की चीज़ें, रादर देन कि हम सीधा 7 फैक्टोरियल लिख दें। 7 फैक्टोरियल से क्या किया, 7 फैक्टोरियल का मतलब तो 7 चीज़ों को हम अरेंज कर रहे हैं, ये ठीक है, या 7 चीज़ों को हम 7 लोगों को बांट रहे हैं, तब फैक्टोरियल करके कुछ आएगा, तो ऐसे नहीं बोलेंगे। तो जैसे अगर मैंने बोला ना कि एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट बांटा, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि देखो ये फ्रूट रखे हमारे पास 7, यहाँ पे 7 लोग खड़े हुए हैं, अब मेरे को एग्जैक्टली एक फ्रूट बांटना है, तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा ना, इनमें से कौन सा फ्रूट दूँ, सही है। इनमें से हमने एप्पल डिस्ट्रीब्यूट किया, ये डिफरेंट चीज़ है, या फिर अगर हमने ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये डिफरेंट चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा ना, कौन सा फ्रूट, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 में जो 1 है वो कौन सा है, 7C1 तरीके से हमने उसको सेलेक्ट कर लिया उस फ्रूट को। अब मान लिया हमारे पास एप्पल आ गया, अब एप्पल को बांटना है, ठीक है, ये तो एप्पल हमने हाथ में उठाया 7C1 तरीके से एक फ्रूट। अब इसको बांटने का कितना तरीका है, तो 7 लोग हैं, एक फ्रूट है, ठीक है, तो कितना तरीका हो जाएगा बांटने का, 7, ठीक है। तो ये हो गए नंबर ऑफ केसेस जिसमें हम एक फ्रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। अब दूसरा टर्म हम क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली 2 फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर ऑब्वियस सा क्वेश्चन उठेगा, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ और लिखा है, ये समझ आता है, और का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एक डिस्ट्रीब्यूट किया या फिर एग्जैक्टली 2 डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों चलेगा, दोनों के बीच में ऑप्शन है तो हम ऐड करेंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैसे शुरू हो गए, मेरे दिमाग में क्या 2 क्वेश्चन उठने चाहिए, पहली बात तो कि कौन से 2 डिस्ट्रीब्यूट किए एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। तो कौन से 2 डिस्ट्रीब्यूट किए, तो फिर हमने 7 में से 2 फ्रूट्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब जो बाकी के फ्रूट्स 5 बचे उनको छोड़ दिया, हमारे हाथ में वी आर हैविंग 2 फ्रूट्स, इन 2 फ्रूट्स को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 पर्सन्स में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक पर्सन को कितना ही मिल सकता है, ये तो ऐसा कोई कंडीशन है नहीं कि एक पर्सन को एक ही देना है। तो हमने क्या किया, पहला फ्रूट उठाया, 7 लोगों में से किसी को भी दे दिया, कितने तरीके हो जाएंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, 7। फिर दूसरा फ्रूट जो बच गया उसको भी 7 में से किसी भी पर्सन को दे दिया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर। ये तो बेसिकली वही वाला फॉर्मूला हो गया जो हमने बोला था ना, पर्सन रेज टू पावर ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, मतलब 7 में से हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि 2 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 ऑब्जेक्ट और 7 लोगों में बांटना है, इसलिए 7 का स्क्वायर। अब अगर देखो ये समझ में आया तो इसके आगे इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये ऐसे ट्रेल चल निकलेगा, 7 रेज़्ड टू पावर 7, ये आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा 7C1, 7C2, 7C3, 7C7 और ये हो गया x स्क्वायर x क्यूब। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट 1 + 7 होल रेज़्ड टू पावर 7। ये वाला 7 क्यों आया, इस 7 स्क्वायर 7 क्यूब को देख के, पावर में 7 क्यों आया, ये 7C1, 7C2, 7C3 को देख के। ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, केवल 7C0 इज मिसिंग,
तो -7c 0, तो दिस इज 8⁻7 -1, ये आंसर हो गया। अब देखो आंसर इतना कॉम्पैक्ट आया है, तो मेरे दिमाग में ऑब्वियस सी बात है कि एक क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या मैं इस आंसर को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कैन आई डू इट, कि डायरेक्टली बता दें कि ये आंसर ऐसे कैसे आ गया रादर देन सीरीज के। तो आंसर इज बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या किया, क्वेश्चन को ऐसे मॉडल किया कि मान लिया हमारे पास ऐसे रखा है फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3, फ्रूट 4, 5, 6, 7 फ्रूट्स हैं, ये ठीक है। और मान लिया ये जो है वो गवर्नमेंट बांट रहा है 7 फ्रूट्स, ठीक है, और 7 पर्सन्स हैं किसी मान लिया टाउन में, P3, P4, P5, P6, P7, ये ठीक है। मान लिया गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज 7 फ्रूट्स अमंग 7 पर्सन्स, ये ठीक है। अब जो बांटने वाला पर्सन है वो मान लिया करप्ट है, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि ऊपर से सब्सिडी आई, वो खुद ही हजम करके बैठ गए, उस तरह की चीज़ है। तो जो बांटने वाला पर्सन है उसने क्या किया कि अपने ब्रदर को और खड़ा कर दिया उसी 7 लोगों में ना, उसको भी खड़ा कर दिया कि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ताकि इन लोगों को शक ना हो, इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो पर्सन है इसका ब्रदर है। और उसने क्या किया, अब जो ऑब्जेक्ट लिया वो इन 8 लोगों में बांट दिया, ठीक है। अब मान लिया एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आया कि 7 में से 2 फ्रूट इसके पास गया, 1 इसके पास गया, 2 और 1 3, और मान लिया 4 इसको गया और बाकी सबको 0 0 0 0 मिला। अगर हम 7 फ्रूट्स को इन 8 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये केस आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इन लोगों को कुछ पता नहीं लगेगा, इफेक्टिवली ये जो 4 फ्रूट है वो उसने बांटनी, वो तो उसके घर वापस आ जाएंगे। तो इस केस में इफेक्टिवली उसने क्या किया, 3 फ्रूट्स बांटे, बट ये ठीक है, 3 फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बाकी ये 4 तो उसके घर में ही आ गए वापस, ठीक है। इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। इन लोगों को पता नहीं लगेगा कि ये जो बंदा है, इनको लगेगा ये भी हमारी तरह है, इसको भी बटेगा। तो फिर आंसर कितना हो गया, हमने फर्स्ट फ्रूट उठाया, 8 ऑप्शंस हो गए। तो पहले फ्रूट को बांटने का 8 तरीका, दूसरे फ्रूट को बांटने का 8 तरीका, फिर 8 तरीका, तो 8⁻7, ठीक है। अब उसने बोला है कि कम से कम 1 फ्रूट बांटना है, मतलब उस बंदे को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं इंक्वायरी हो और लोग पूछें कि भाई एक भी फ्रूट नहीं बचा, ये ठीक है, एक भी फ्रूट नहीं बटा, ये ठीक है, एक भी फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो इसलिए उसने क्या किया कि जो ये वाला केस था कि सारे के सारे उसके घर पे ही वापस आ गए, ये ठीक है, ये केवल एक ही केस होगा, इसके अंदर ये भी काउंट हो रहा है, ये भी काउंट हो रहा है। तो उसने ये वाले केस को हटा दिया, ताकि अगर कल कोई पूछे कि कहाँ फ्रूट बटा, तो वो जो एक फ्रूट उसने बांटा है वो दिखा दे कि देखो ये बट गया, सही। तो कम से कम 1 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उस कंडीशन के हिसाब से ये आंसर आ गया डायरेक्टली, यही हमें चाहिए था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, अभी तक जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो क्या था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स था। अब क्या है, लाइक ऑब्जेक्ट्स। तो देखो पहले तो हम एक फॉर्मूला बताते हैं, और उस फॉर्मूले से क्या होगा कि हमारे 90% क्वेश्चन और बल्कि 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें कोई ऐसे एज सच जिसे बोलते हैं ना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेनेशन भी ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और वो समझ में भी आ जाएगा आराम से, अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। जो बचे हुए 5% ऑफ द क्वेश्चन है, जो इनको टफ क्वेश्चन बोलेंगे,
उसके लिए हमें खूब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले उस पार्ट को तो साइड में रखते हैं। पहले तो हम वो वाला पोर्शन करते हैं कि एक फॉर्मूले से इस तरह के क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए मैक्सिमम 95%। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ ways of distributing an identical objects among r persons। ये ठीक है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एक जैसी ऑब्जेक्ट है, उनको हमें आर लोगों में बांटना है। तो इसका जो नंबर होगा वो हो जाएगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, अब एन सी आर एन सी एन माइनस आर होता है, तो अगर ये a प्लस बी, मतलब अगर ये a है और ये b है, ये b लिखा हुआ है, तो यहाँ a भी लिख सकते हैं, दोनों ही की बात है। एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर वाला अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये यहां पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहां पे हम ऐसे बोलें कि हमारे पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और मान लिया हमें 4 लोगों में बांटना है। ठीक है, मतलब चलो ये क्वेश्चन लिख ही देते हैं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल पेन among 4 persons। ये ठीक है, 10 आइडेंटिकल पेन्स हैं और उनको 4 लोगों में बांटना है। ये ठीक है, सच दैट फर्स्ट पार्ट, नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, अ पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ पेन्स विल बी इक्वल्स टू, मतलब ये तो यही वाला फॉर्मूला हो गया कि 10 आइडेंटिकल चीज़ें हैं और जिसको हमें कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n जो है उसका ही तो 10 हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स कितना हो गया, 4। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, जैसे 4 हैं, उसमें से एक कम करके ऐसे लिख लिया 3c3। ठीक है, जितने भी पर्सन है -1। अब जितना भी ऑब्जेक्ट बांटना है वो ऊपर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बेसिकली n, ये हो गया r-1, ये हो गया r-1। तो आंसर इज 13c3, ये आंसर हो गया। इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो 13c3 है, ये बेसिकली है क्या वैसे, 13 12 11 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 हो गया, तो ये 2 हो गया। तो कितना आ जाएगा, मैं इसको लिख लिया 13 इंटू 22, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 286। ठीक है, ये इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली ये 286 हमें क्या काउंट करके बता रहा है, क्या चीज़ काउंट करें इसमें, हम ये काउंट करें कि मान लिया पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, ये ठीक है, ऐसे है, मान लिया 4 लोग, इनको हमने 10 आइडेंटिकल पेन बांटने, डिस्ट्रीब्यूट करने। तो कौन सा पेन किस पे गया, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज ऑल थिंग्स आर आइडेंटिकल। वॉट मैटर्स इज कि एक पर्सन को कितना ऑब्जेक्ट मिला, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गया कि सारे ऑब्जेक्ट इसको मिल गए, इनको 0 0 मिला, तो ये एक केस हो गया। या फिर इसको 8, इसको 2, इनको 0 0, ये दूसरा केस हो गया। 0 0 1 9, ये तीसरा केस हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अगर गिनेंगे तो देयर विल बी 286 सच केसेस।
ये फॉर्मूला में वो काउंट करके बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले का हम एक एक्सप्लेनेशन देंगे, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्लेनेशन समझने के चक्कर में हम ये फॉर्मूला भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज विदाउट एक्सप्लेनेशन समझे भी हम काम चला सकते हैं अपना। ठीक है, अगर n ऑब्जेक्ट्स हमें r लोगों में बांटना है तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू द वन थिंग कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट वन पर्सन इज गेटिंग। अल्टीमेटली मेरे को ये काउंट करना है किस बंदे को कितनी ऑब्जेक्ट मिली, कौन सी ऑब्जेक्ट मिली इज इमेटीरियल बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ऑब्जेक्ट पहला मिला या दूसरा मिला, दोनों एक जैसा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट वेज का कब आएंगे कि जब उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। एक बार इसको 10 मिला, एक बार 8 मिला, तो ये अलग केस है, ये अलग केस है, इनको काउंट करना है। मतलब सिंपली व्हाट मैटर्स इज कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वन पर्सन इज गेटिंग। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, ओ ओ ओ ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसे एन ओ ले लिए ये। ठीक है, और पी 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 ऐसे मान लिया, आर पी ले लिए, ये पी आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, इनको मिला के परम्यूट करा दिया। तो कितने तरीके से परम्यूट करा सकते हैं, सॉरी आर नहीं, आर माइनस वन, एन तो ओ ओ ओ ले लिए, आर माइनस वन पी 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 ले लिया। ठीक है, क्या है अभी हम बता रहे हैं, अभी तो केवल ओ और पी है, मतलब ओ पड़ा हुआ है, हमने एक बॉक्स में ओ पड़े हुए हैं, दूसरे बॉक्स में पी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले बॉक्स से हमने एन ओ निकाल लिया, दूसरे बॉक्स से हमने आर माइनस वन पी निकाल लिया, इनको मिला के परम्यूट कराया। ठीक है, परमुटेशन, तो कितने परमुटेशन हो जाएंगे, एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन, इसमें ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो एन फैक्टोरियल, ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब दिस इज नथिंग बट एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये नंबर ऑफ परमुटेशन हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन से आंसर कैसे आया, आई एम कमिंग टू दैट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या काउंट किया है कि एन ओ लिया और आर माइनस वन पी लिया। ठीक है, इनको हमने परम्यूट कराया। नाउ आई एम क्लेमिंग दैट ईच परमुटेशन विल बी बेसिकली अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, मतलब हमने क्वेश्चन को मॉडल कैसे किया कि तुम इसको ऐसे मानो, ये ठीक है, ऐसे कोई परमुटेशन आ रहा है, माने ये एक पर्टिकुलर परमुटेशन है। तो देखो अगर हमने आर माइनस वन पी लिखा है, ठीक है, तो अगर हमने 2 पी लिखा है तो 3 गैप जनरेट हो जाएगा पी के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमने आर माइनस वन पी लिखा है तो आर गैप जनरेट हो जाएगा। कैसे, ये हो गया फर्स्ट गैप, ये हो गया सेकंड गैप, ये हो गया थर्ड गैप और ये हो गया आरथ गैप। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले गैप में जितना ऑब्जेक्ट आया, जैसे 2 ऑब्जेक्ट आया तो वो हमने पर्सन 1 को दे दिया। ये ठीक है, मतलब पहला जो पी आया उससे पहले जितने भी ओ लिखे हैं वो उतने ऑब्जेक्ट पहले पर्सन को मिल गया। क्वेश्चन को हमने ऐसे मॉडल किया। ठीक है, और पहले और दूसरे पी के बीच में जितना ओ आया वो हमने उतना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन को दे दिया। तो इसमें तो ये दोनों पी जो हैं वो कॉन्सिक्यूटिव हैं, इनके बीच में कुछ ओ आया ही नहीं, उसका मतलब कि सेकंड पर्सन को कुछ नहीं मिला, फर्स्ट पर्सन को 2 मिल गया। फिर ये मतलब पर्सन 2 पर्सन 3, थर्ड पर्सन को कितना ऑब्जेक्ट मिला, 4 ऑब्जेक्ट। तो अब एवरी परमुटेशन, यू थिंक ऑफ एनी परमुटेशन, ये ठीक है, एक परमुटेशन ऐसे ही आएगा कि सारे पी पहले एक साथ आ गए, फिर उसके बाद सारे ओ एक साथ आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो आखिरी नंबर का पर्सन है, ये ठीक है, उसको सारे ऑब्जेक्ट मिल गए और इनको कुछ भी नहीं मिला। पहले पी से पहले यहाँ पे एक भी ओ नहीं आया, तो मतलब पहले बंदे को कुछ नहीं मिला। मतलब जो पहला पर्सन है वो फिक्स्ड है, मतलब ये हमने यहाँ पे जो भी आएगा वो पर्सन 1 को ही देंगे जो फिक्स्ड पर्सन है। फिर इन दोनों पी के बीच में जो आएगा वो मतलब ये यहाँ पहले पी से पहले जो आएगा वो राजू को ही मिलेगा। इन दोनों पी के बीच में जो आएगा ये ठीक है वो रजत को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में जो यहाँ पे आएगा वो रमेश को ही मिलेगा। ऐसे करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इस वाले केस में
इसके पहले कुछ नहीं आया, मतलब पहले बंदे को कुछ नहीं मिला, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आया तो दूसरे को भी कुछ नहीं मिला, तो इसके हिसाब से आखिरी बंदे के पास सारा ऑब्जेक्ट चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देयर इज बेसिकली 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन इसका परमुटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तुम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सोचो, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे परमुटेशन आ ही जाएगा। अगर मेरे को पहले बंदे को 2 देना है, दूसरे को 3 देना है, तीसरे को 4 देना है, तो व्हाट आई विल डू, पहले को 2 देना है, फिर दूसरे को 3 देना है, फिर अगले को 4 देना है, ऐसे करके आ जाएगा। ये जो परमुटेशन आएगा उससे पहले को 2 मिलेगा, दूसरे को 3 मिलेगा, तीसरे को 4 मिलेगा, ठीक है। और वाइस वर्सा, यू थिंक ऑफ एनी परमुटेशन दैट विल बी ए वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन, और यू थिंक ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके करस्पॉन्डिंग यू विल गेट ए वैलिड परमुटेशन। 1-to-1 रिलेशन है, तो मतलब बराबर बराबर केसेस आएंगे, इसलिए ये फॉर्मूला, ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन। एंड एज आई हैव सेड कि अगर मान लिया हमें एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, कोई चिंता की बात नहीं, यानी कि बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उससे हमारा 90% काम चल जाएगा कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर r लोगों में बांटना है, तो हमने क्या किया, r-1 यहाँ लिख के तैयार रखा, जितनी ऑब्जेक्ट बांटनी है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल पेन्स अमंग 4 persons सच दैट अ पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ पेन, ठीक है। तो 4 लोग हैं, तो इसलिए हमने 3C3 लिख लिया, 10 चीज़ें बांटनी है तो ऊपर 10 लिख दिया। सेकेंड, ईच शुड गेट एट लीस्ट 1 पेन, ये ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, एक बड़ा सा फॉर्मूला था ये, ठीक है। अगर हमने ये बोला कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 लोगों में बांटना है और हर बंदे को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना है, तो ये वाले केस में तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। वहाँ पे हमने मना किया था कि ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम बोलें कि सबको एक एक ऑब्जेक्ट देते हैं, तो उससे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाएगा और फिर हम बचे हुए ऑब्जेक्ट बांट देते हैं, ये ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से ओवर काउंटिंग आएगा, आंसर एक्चुअल आंसर से खूब ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार काउंट हो रहा होगा, क्योंकि उसमें ऑर्डर आएगा। बट लकीली अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो फिर हम ये कर सकते हैं, जैसे इसने बोला है 10 ऑब्जेक्ट हैं, 4 लोगों को बांटने, सबको एक एक ऑब्जेक्ट देना है, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, पहले सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया। यहाँ पे ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मैटर ही नहीं करता कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसको मिला है, सारी ऑब्जेक्ट एक जैसी है, तो हम कोई भी 4 ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और हम बांटना ही 6 से चालू करेंगे। पहले सबको एक एक दे दिया, तो अब 10 में से 6 ऑब्जेक्ट बची, अब उन 6 को हमने बांट दिया, ठीक है। अब उन 6 में हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। वहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं कर सकते डिफरेंट ऑब्जेक्ट के केस में, जब मैंने बोला ना सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे दो, तो क्वेश्चन ये उठेगा कौन सा ऑब्जेक्ट दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है। फिर अगर हम बोलेंगे 10 में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, सबको एक एक बांट दो, फिर बचे हुए ऑब्जेक्ट बांट दो, तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट किया, वैसे ही क्या होगा कि एक पर्सन के पास पहले O1 ऑब्जेक्ट आया, दूसरी बार O2 ऑब्जेक्ट आया, या पहली बार O2 आया, दूसरी बार O1 आया, वो अलग अलग काउंट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर भी साथ में काउंट होता है, अगर ऑर्डर का काउंट होना पॉसिबल है तो, ठीक है। यहाँ वाले केस में ये क्वेश्चन उठेगा नहीं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मिला, सारी ऑब्जेक्ट एक जैसी है, तो इस वाले केस में वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, इफ़ ईच शुड गेट एटलीस्ट 1 पेन, तो हमने पहले 4 बंदों को एक एक पेन दे दिया। कौन सा पेन, कोई भी दे दो, सब एक जैसा है। अब हमारे पास 6 पेन बच गए, अब 6 बांटा। अब जब 6 बांटा तो ये वाला फॉर्मूला तो अभी उन 6 पे लग जाएगा, 4 लोगों में ही 6 पेन बांटना है, तो 4 लोग हैं, 3C3 ये लिख के तैयार रखा, 6 पेन बांटना है तो +6 9C3, ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड, ईच शुड गेट एटलीस्ट 2 पेन्स, अगर सबको कम से कम 2-2 पेन देना है, फिर वही बात, दे दो सबको 2-2 पेन। पहले हमने सबको 2-2 पेन दे दिया, तो 8 पेन तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। अब 2 बचे, 2 को बांट दिया 4 लोगों में, तो 4 लोगों में बांटा 3C3, 2 पेन बचे हैं, तो ये
तो आंसर कितना आ जाएगा 5C3। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, मान लिया पर्सन ए गेट्स at least 2 and B gets at least 3 pens is equals to। अब इसने क्या बोला, सबके ऊपर कंडीशन नहीं लगाया उसने, तो क्या बोला कि जो A है उसको कम से कम 2 मिलना चाहिए और B को कम से कम 3 मिलना चाहिए। A और B उन्हीं 4 में से 2 लोगों के नाम है। ठीक है, तो हमने A को 2 दे दिया, B को 2 दे दिया, ठीक है, सॉरी बी को 3 दे दिया, तो कितने पेन कम हो गए, 5। 5 को उनमें बांट दिया, 5 को बाकी चारों लोगों, मतलब ए और बी को ऐसा नहीं कि 2 दे के भगा दिया, वो अभी भी खड़े होंगे और उनको और भी पेन मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको एग्जैक्टली 2 मिला वो भी काउंट हो जाएगा, ए को 5 मिल गए वो भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो बाकी के पेन बट रहे हैं उसमें उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वाली चीज़ सेटिस्फाई हो गई और 2 से ज़्यादा वाले केस भी अपने आप काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, 5 पेन खत्म, 5 पेन बचे हुए हैं, फिर 5 उन 4 लोगों में वापस बांट दिया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 8C3। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, ए गेट्स एट लीस्ट 3 एंड एट मोस्ट 5। आंसर मैं उसने क्या बोला कि ए को कम से कम 3 देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 देना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ए को हमने पहले 3 दे दिए, वो केस काउंट किए। अगर ए को 3 दे दिए तो मतलब इसकी तरफ अभी हमने देखा नहीं, इस पे वी विल कम लेटर। पहले हमने ये वाला कंडीशन का आंसर निकाला, तो अगर हमने ए को 3 दे दिए, कितने ऑब्जेक्ट बचे, 7, तो 7 बांट दिया उन सभी लोगों में, चारों में 7 बांट दिया। तो ये कौन से नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें ए को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 मिला है, वो ऑब्जेक्ट, वो सारे केसेस इसके अंदर आ गए। ठीक है, मतलब इसके अंदर वो भी आ गए जब ए को 3 मिला, ए को 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला, 10 मिला, सारे केसेस इसके अंदर आ गए। तो उन केसेस में से ए को 4 मिला वो चलेगा, वो काउंट होना चाहिए, 5 मिला वो भी चलेगा, ए को 6 मिला ये ठीक है वो नहीं आना चाहिए, 7 मिला नहीं आना चाहिए, 8 मिला नहीं आना चाहिए, मतलब ए को एटलीस्ट 6 मिला, ये वाले केसेस नहीं आने चाहिए। मतलब एटलीस्ट 6 का मतलब क्या है, 6 भी, 7, 8, 9, 10, ये वाले केसेस हटा दिए। तो अब अगर मेरे से पूछा जाए कि वो केस बताओ जिसमें ए को कम से कम 6 देना है, तो हमने क्या किया, ए को 6 दे दिया पहले, और कितने ऑब्जेक्ट बचे, 4, फिर उनको चारों लोगों में बांट दिया, इसको घटा दिया। इसके अंदर कौन से केसेस हैं, व्हेन ए विल गेट एट लीस्ट 6 ऑब्जेक्ट, तो इसने तो बोला एट मोस्ट 5, मतलब 5 तक चलेगा, 6 के आगे नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ पे वही केस काउंट किया जिसमें ए को 6 कम से कम मिला है, तो कम से कम 6 मिला है, मतलब 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, तो सारी अनफेवरेबल हैं, तो वो सारे एक साथ काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर फेवरेबल 3, 4, 5 वाले भी थे और अनफेवरेबल भी थे। इसके अंदर वो सारे अनफेवरेबल आ गए जिसमें ए को 6 या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिला है, वो घटाने से आंसर आ जाएगा। तो ये नेट आंसर कितना हो गया, 10C3 माइनस 7C3, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का, मतलब फिफ्थ। एक पार्ट और कर लेते हैं।
A gets at least 2 and at most 5 and B gets at least 3 and at most 6। मतलब क्या कंडीशन हो गया, NA 2 और 5 के बीच में होना चाहिए एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन टू B मस्ट बी बिटवीन 3 and 6। ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हमने इस बात का आंसर निकाला कि NA ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड NB ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस बात का आंसर निकाला कि A को हमने कम से कम 2 ऑब्जेक्ट दिया है, B को कम से कम 3 ऑब्जेक्ट दिया है। तो हमने A को 2 दे दिया, B को 3 दे दिया। मतलब अभी जो ये वाली जो बाउंडेशन है कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन पे ध्यान नहीं दिया। अभी हमने केवल लोअर बाउंड की तरफ देखा है, कम से कम 2 देना है, कम से कम 3 देना है। A को 2 दे दिया, B को 3 दे दिया, तो 5 ऑब्जेक्ट चला गया। कितना ऑब्जेक्ट बचा? 5। उनको सारे चारों लोगों में बांट दिया, ये हो गया। अब इसके अंदर अनफेवरेबल भी आ जाएगा जिसमें A को 5 से ज़्यादा मिला होगा, ठीक है। तो माइनस, अब हमने वो वाला केस घटाया कि जब A को 5 से ज़्यादा मिला है, 5 से ज़्यादा मतलब 6, ठीक है, एंड B को 3 से ज़्यादा मिला है। अब क्वेश्चन ये उठेगा ये हमने क्यों किया। देखो इसके अंदर कौन से केसेस हैं, A के हाथ में 2 होगा कम से कम ऑब्जेक्ट, B के हाथ में 3 होगा। बट इसमें अनफेवरेबल केस भी हैं कि जिसमें A के हाथ में 7 ऑब्जेक्ट है, वो केस भी इसके अंदर आ गया। बट इसमें जो भी अनफेवरेबल केस आएगा उसमें B के हाथ में तो 3 ही ऑब्जेक्ट रहेगा ना कम से कम। तो अगर मैं मान लिया केवल इस बात को घटाऊं कि A के पास 6 ऑब्जेक्ट हैं, ये ठीक है, B पे ध्यान ना दें, तो अगर हम ये वाला केस ना लिखें तो इसमें तो एक केस वो भी आ जाएगा कि जब A को 6 मिला, B को 0 मिला, C को बचा हुआ 4 मिल गया, मान लिया, ठीक है। तो A को 6 मिला, वो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमने बोला कि A को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलना चाहिए। तो A को 6 मिला और B को 0 मिला, ये हमारा अनफेवरेबल केस है। बट ये वाला केस यहाँ पे आया ही नहीं, इसमें तो ऐसा कोई केस है ही नहीं ना जिसमें B को 0 मिला। तो जब आया ही नहीं तो उसको घटा कैसे दिया। हम तो यहाँ पे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे ना जो यहाँ पे काउंट हो रहा है एंड विच इज़ अनफेवरेबल, ठीक है। तो जो यहाँ पे काउंट हो रहा है उसमें B को कम से कम 3 ऑब्जेक्ट मिला होगा हर केस में, तो B को 3 ऑब्जेक्ट देते हुए वी विल काउंट कि कौन अनफेवरेबल है, इसलिए ये दोनों लिखा है। तो A को हमने 6 दे दिया, B को दे दिया 3। अभी हमने A की तरफ से अनफेवरेबल काउंट किया है, तो 6 और 3 9 ऑब्जेक्ट तो यहीं चला गया। अब एक ऑब्जेक्ट बचा, तो 1 + 3C3, ये ठीक है, ये इसकी वजह से हो गया। अब B की तरफ से हमने देखा कि अनफेवरेबल क्या है, A को 2, B को इसने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 6, ठीक है, तो 7 दे दिया। मतलब इसने क्या बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 देना है। तो हमने यहाँ पे क्या काउंट करें कि B को कम से कम 7 मिला, तो अगर B को कम से कम 7 मिला तो अनफेवरेबल हो गया, 7 मिला 8 मिला, ये ठीक है, तो वो अनफेवरेबल हो गया। तो अनफेवरेबल है तभी तो घटा रहे हैं इसको। तो 7 2 9 ऑब्जेक्ट चला गया, तो फिर 1 + 3C3। 3 क्यों आया? क्योंकि 4 लोगों के बीच में बांट रहे हैं तो R-1 रहता है, उसकी वजह से तो ये 3 आया। 1 क्यों आया? क्योंकि 9 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, अनफेवरेबल केस में 9 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दे चुके हैं और एक ऑब्जेक्ट बचा, इसलिए ये 1 आया। अब देखो मेरे को ये काउंट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कोई केस, ऐसा तो नहीं है कि जो इधर भी फेल हो रहा हो इधर भी फेल हो रहा हो और दोनों जगह से घट जाए। मतलब ऐसा कोई केस है कि जिसमें A को 5 से ज़्यादा मिल जाए और B को 6 से ज़्यादा मिल जाए। अगर ऐसा कोई केस है, ठीक है, तो वो यहाँ से भी घट जाएगा, यहाँ से भी घट जाएगा, ज़्यादा बार घट जाएगा। तो इस केस में यू विल सी कि ऐसा कोई केस नहीं है कि A को 5 से ज़्यादा मिले, मतलब A को 6 या 6 से ज़्यादा मिल रहा है,
बी को 7 या 7 से ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा एक साथ नहीं हो सकता कि ए को भी 5 से ज़्यादा मिल जाए एंड बी को भी 6 से ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उस वाले केस में हमें अगर ए को 6 दिया और बी को 7 दिया तो 13 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, तो 13 ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। उसका मतलब क्या है कि इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन केस नहीं है। तो कॉमन केस नहीं है तो अलग अलग घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ओवर सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो ये नेट आंसर कितना हो गया, दिस इज 8c3 माइनस 4c3 माइनस 4c3, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स।